नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एड्यूटेरिया का 100 सेट, जिसे रोज़ एक एक सेट हम लोग देखेंगे और पूरी व्याख्यान के साथ देखेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक सारे वीडियो को देखेंगे। आज पहला वीडियो है। आज अगर कुछ कमियां हो तो आप लोग बताएंगे, उसे कल की वीडियोस में उसे दूर कर दिया जाएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो आप लोग बताएं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खुली थी? सूरत में। कहाँ खुली थी? सूरत में। ब्रिटिश का सूरत में, फ्रांसीसी का भी सूरत में, डच का मसूलीपट्टनम में, चलिए अब पुर्तगाली का कोचीन में। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं है? उसमें कौन शामिल नहीं है? हम लोग जानते हैं, लाल बाल पाल पढ़े थे हम लोग। तो बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो कौन शामिल नहीं थे? गोविंद रनाडे। ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि गरम दल और नरम दल कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में हुआ था, उसमें गरम दल नरम दल में विभाजन हो गया था। कांग्रेस दो वर्ग में टूट गया था, एक गरम दल और नरम दल। तो 1907 में जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में। और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता लखनऊ में जो हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति ये प्रारंभ हुआ था। तो हम लोग जान लेते हैं 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका प्रसाद मजूमदार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। और इसी को हम लोग जानते हैं दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में। किसके रूप में? दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने। किसने शुरुआत किया था? गांधी जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुआ था 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में। और जिसके अध्यक्ष थे उसमें राधाकांत देव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यह सही है सी नंबर ऑप्शन। इसने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो गठन इसका हुआ था नवंबर 1927। और भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी
1928 ईस्वी में। इसी को हम लोग जानते हैं व्हाइट मैन कमीशन के रूप में, इसे हम लोग जानते हैं व्हाइट मैन कमीशन के रूप में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? लिबरल पार्टी, ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी। अच्छा, अभी हम लोग जानते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। तो आप लोग बताएं कि वो कौन से पार्टी से हैं? तो अभी जो ऋषि सुनक है वह है कंजर्वेटिव पार्टी। कौन से पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो हुनों का आक्रमण किस शासक के समय हुआ? स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। तो आप लोग बताएं, ये गुप्त वंश के शासक थे, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। और गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण में मिलती है। किस पुराण में? वायु पुराण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। तो दो चार और अभिलेख हम लोग देख लेते हैं। तो नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन। किससे संबंधित है? रुद्रदामन। रुद्रदामन किससे? नासिक अभिलेख से। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख किससे? समुद्रगुप्त। किससे? समुद्रगुप्त से। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भीतरी स्तंभ लेख, ये स्कंदगुप्त से, भीतरी स्तंभगुप्त से। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भानुगुप्त। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। आप लोग ये सारे पॉइंट को नोट करते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न की ओर। और 10वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है? मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो मुंडको उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अर्थववेद। किसका? अर्थववेद का, अर्थववेद का, अर्थववेद का उपनिषद है। और कठोपनिषद किस वेद का? कठोपनिषद किस वेद का? तो ये कंठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कंठोपनिषद जो है यजुर्वेद का, किसका? यजुर्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां प्रश्न की ओर। और 10वां प्रश्न के 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से। किस शाखा से? महायान शाखा से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग जानते हैं कि चौथी संगीति जो हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति, उसमें जो है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान दो शाखे में विभाजित हो गए थे। तो जो चौथा हुआ था वो किस शासक के काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। किस शासक के काल में? कनिष्क के काल में। और उसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। और उसके उपाध्यक्ष थे नागसेन। उसके उपाध्यक्ष थे नागसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना, ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कब किया था? 1575 ईस्वी में। कब किया था? 1575 ईस्वी में। और इबादत खाने में सभी धर्मों को अनुमति, इबादत खाने में सभी धर्मों को अनुमति दिया गया था 1578 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में। और दीन इलाही की स्थापना कब हुआ था? कब किया था अकबर ने दीन इलाही की स्थापना?
1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन बेजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? यानी ये दोनों किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये दोनों हम लोग जानते हैं, ये दोनों अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अकबर के शासनकाल से संबंधित थे, हम लोग देख लेते हैं। और अकबर के समय दो चित्रकार थे, प्रमुख दो चित्रकार थे, दशावंत और बशावंत। दशावंत प्लस बशावंत, बशावंत। अकबर के समय दो प्रमुख चित्रकार थे, दशावंत और बशावंत। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जहांगीर के समय अबुल हसन, मंसूर बिशनदास, मंसूर बिशनदास, ये सारे प्रमुख चित्रकार थे। अकबर के समय ये दोनों प्रमुख चित्रकार थे, और जहांगीर के समय अबुल हसन, मंसूर और बिशुनदेव, बिशनदास, बिशनदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यू केसक पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो यह किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। तो हम लोग तो आप लोग बताएं कि मैक्सिको जो है किसके उत्पादन में अग्रणी देश है? चांदी। मैक्सिको चांदी। कनाडा हो गया जिंक और सीसा, जिंक और सीसा। अमेरिका भी पेट्रोलियम उत्पादक में प्रथम स्थान है, यूएसए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? डी नंबर। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती। हम लोग जानते हैं पृथ्वी ऐसे गोल है, तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर। और ये विषुवत हुआ, तो सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे। और हम लोग ये जानते हैं दो विषुवत रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। उसके बाद 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान या मुत्तर, प्रधान या मुत्तर रेखा, प्रधान या मुत्तर रेखा। और 180 डिग्री देशांतर को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आप लोग ये सारे देखते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हम लोग देख लेते हैं। इसका सही क्रम है, उत्तर से शुरू करते हैं तो नलना मनाई की पहाड़ियाँ, जवादी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये इसका सही क्रम है। और ये सारे दक्षिण भारत की चोटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। और 17 नंबर प्रश्न है कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कोसी, कोसी नदी जो जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नेपाल के गोसाईनाथ चोटी के करीब, गोसाईनाथ चोटी के नजदीक इसका उद्गम स्थान। और इसकी लंबाई जो है कितनी है? 730 किलोमीटर। कोसी की लंबाई 730 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, यानी वह उर्वरकहीन हो जाती है? तो कौन सी? सी नंबर, लेटराइट। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। तो हम लोग ये जानते हैं लेटराइट मिट्टी में क्या ज़्यादातर उगाई जाती है? चाय। क्या उगाई जाती है? चाय। काली मिट्टी, कपास, काली मिट्टी, कपास। और जलोढ़ मिट्टी, इससे धान, जलोढ़ मिट्टी से धान। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न।
प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य? या एक विद्युत चुंबकीय तरंग सत्य, ये सही है। या एक कण प्रकृति, ये भी सही। या ऊर्जा का एक रूप, ये भी सही। और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद प्रकाश का वेग सबसे पहले नापा था रोमर ने। किसने नापा था? रोमर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, वायु गैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वायु गैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए, किण्वन प्रक्रिया। तो किण्वन क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया होती है जब एक जैव रासायनिक या जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कार्बन यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विभाजित होते हैं या विघटित होते हैं। किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया में क्या होता है? जो जटिल कार्बनिक यौगिक है या कार्बनिक यौगिक है वह सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं, उसे किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है मेरा, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, यहाँ वर्ग या मीन्स आप समझ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे यानी ऊपर से जब नीचे हम लोग आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऊपर से नीचे आने में और क्या बढ़ता है? तो विद्युत धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। और उसके अलावा आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा घटता है, आयनन ऊर्जा घटता है, विद्युत ऋणात्मकता घटता है और इलेक्ट्रॉन प्रीति भी घटता है। ये तीनों जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे यानी उसके वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका वृद्धि क्या क्या होगा? तो उसकी वृद्धि होगी परमाणु के आकार में और विद्युत धनात्मकता में। और बाकी तीन चीज आयनन ऊर्जा, ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्रीति में इलेक्ट्रॉन प्रीति घटती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का क्या कारण है? धूलकण। ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न, और 23 नंबर प्रश्न है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, सर्प विरोधी सुई यानी सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक। ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यौगिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाब का विमीय सूत्र। तो दाब का विमीय सूत्र होता है Ml-1 T-2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 26। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न है, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल क्या है? कोयला। कोयला क्या है हमारे? ए नंबर ऑप्शन, जैव सेल। LPG, ये इसमें ब्यूटेन का घटक है। नेचुरल गैस, पेट्रोल जो है अपसादी चट्टान से प्राप्त होते हैं। किस चट्टान से? अपसादी चट्टान से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, और 27 नंबर प्रश्न है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित? तो याददाश्त का संबंध किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम से। ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम से। तो हम लोग देखते हैं थैलेमस से क्या क्या नियंत्रित होता है? तो थैलेमस से ठंड, दर्द, ठंडा, गरम,
ये सब पहचानना किससे? थैलेमस से। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या क्या होता है नियंत्रित? भूख, प्यास, घृणा, भूख, प्यास, घृणा इत्यादि हाइपोथैलेमस। अब मेडुला ऑब्लांगेटा, हृदय, मेडुला ऑब्लांगेटा से क्या नियंत्रित होता है? हृदय, रक्तचाप, हृदय की धड़कन, रक्तचाप, उल्टी का नियमन, ये सारे मेडुला ऑब्लांगेटा से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, और प्रश्न है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। ऑप्शन नंबर डी, उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, और 29 नंबर प्रश्न है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं ऑक्सीजन, लेकिन सर्वाधिक वजन मानव शरीर में किस चीज़ का होता है? जल का। किस चीज़ का? जल का होता है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, और 30 नंबर प्रश्न है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वोल्टामीटर में। जबकि विद्युत धारा किससे मापते हैं हम लोग? आमीटर से। आमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा। और गैल्वेनोमीटर से विद्युत की दिशा या पता लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार जो होते हैं उसका निलंबन हमारे भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में। अच्छा आप लोग बताइए, अभी जो हमारे राष्ट्रपति वो कितने नंबर के राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू, वह 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। कितने नंबर के राष्ट्रपति है? 15वें। सांसद किस अनुच्छेद में? 79। सांसद 79, और लोकसभा 81, लोकसभा 81, और राज्यसभा 80, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, और 32 नंबर प्रश्न है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए। तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? जिसमें केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं 30। 30 जो सदस्य होते हैं सारे होते हैं लोकसभा के, सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत के संचित निधि से जब भी पैसा की निकासी होगी तो पहले उसका अनुमोदन भारत की संसद करेगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद करेगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं संचित निधि। संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? 266 का कॉम है, 266 का कॉम है। और एक होती है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इसका वर्णन अनुच्छेद 267 में है, अनुच्छेद 267 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 34 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता? ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी, यानी कानून के समान समान अधिकार, कानून के समक्ष समान अधिकार। तो हम लोग जानते हैं विधि द्वारा शासन जर्मनी से लिया गया है। विधि द्वारा शासन किससे लिया गया है? जर्मनी से। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद। जापान से क्या लिया गया है? सॉरी दोस्तों, ये आप लोग ठीक कर लेंगे। जर्मनी से लिया गया है आपात उपवन,
जर्मनी से आपात उपवन, और विधि द्वारा शासन जापान से लिया गया। विधि द्वारा शासन किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला 35 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 20 से। ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 से। भाग 12 क्या चीज से संबंधित? वित्त, संपत्ति और संविदाएं। वित्त, संपत्ति और संविदाएं। भाग 16 में क्या है? तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपवन। कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपवन। और 18 में है आपात उपवन। 18 में है आपात उपवन। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, और ये मिलान करने वाला प्रश्न है। हम लोग यहाँ मिला लेंगे इसे। भाषाओं का उल्लेख, तो भाषा का उल्लेख किस सूची में है? सूची 8वें अनुसूची में है। अनुसूची 8 में। दल बदल 10वीं अनुसूची में। दल बदल 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में, ग्राम पंचायत से संबंधित। अब भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी 9वीं अनुसूची, जिसे संविधान के पहला जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न, और 37 नंबर प्रश्न है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? लॉर्ड मैकाले। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। अच्छा, इसमें जो मैकाले 1833 में, उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? औषधि, प्याज और झींगा से संबंधित। प्याज और झींगा से संबंधित। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर। मांस और टमाटर से। मांस और टमाटर से। नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। मछली। गोल्डन क्रांति बागवानी, शहद और फल। तो शहद, फल और बागवानी से संबंधित है। चलिए आगे देख, चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो वो दो संस्था है IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें से कुछ संस्था। WTO, तो WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। 1995 में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WHO, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। ऑप्शन नंबर बी, 1949 ईस्वी में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो RBI का गठन कब किया गया था? तो RBI का गठन किया गया था 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। और अभी जो RBI के गवर्नर है कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, और 41 नंबर प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VD सावरकर। ऑप्शन नंबर ए, VD सावरकर। ये जो है KB हेडगेवार, ये RSS के संस्थापक थे। RSS के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1925 ईस्वी में। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, और 42 नंबर प्रश्न है, भारत में आयकर है, तो भारत में आयकर कैसा है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। प्रत्यक्ष और
प्रगतिशील। तो अच्छा बताइए आप लोग, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हो गए आयकर, इनकम टैक्स, जो हमको इनकम टैक्स देते हैं, आयकर, निगम कर, उपहार कर, ये सारे प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हो गए सेवा कर, बिक्री कर, ये सारे किस चीज़ के उदाहरण हैं? अप्रत्यक्ष कर के, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो इसका ट्रिक है, कच्चा लोग, अंधे लोग कच्चा पुड़ी खा जाते हैं, यानी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग देखते हैं केरल का कथकली, कथकली कहाँ का? केरल का। मोहिनी अट्टपट्टम, ये भी केरल का। उड़ीसा का ओडिसी, उड़ीसा का ओडिसी। कर्नाटक का यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो ये मखलम से संबंधित है, ये मलखम से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निफक आंदोलन, निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? दद्दू दयाल, दद्दू दयाल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है द्रक्षमा, द्रक्षमा सिक्का किसने चलाया? तो द्रक्षमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने। किसने चलाया था? ग्रीक ने। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमिनियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खादर, यानी नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बागर। क्या कहते हैं? बागर। रेगुड़ मिट्टी जिसे ही हम लोग काली मिट्टी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी को ही हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता हो उसे क्या कहते हैं? थर्मोकाइन, थर्मोक्लाइन। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन, ऑप्शन नंबर सी, थर्मोक्लाइन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न, और 49 नंबर प्रश्न है बेसल मापदंड संबंधित है किस क्षेत्र से संबंधित? ये है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित। अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अर्नॉल्ड टॉयनबी, अर्नॉल्ड टॉयनबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ये था दोस्तों 50 क्वेश्चन का सीरीज। इसमें कुछ आज के सेट में साउंड का कुछ प्रॉब्लम था, अगला सेट में हम लोग उसे ठीक कर लेंगे। और इसी तरह से आपको सारे ऑप्शन जो क्वेश्चन होंगे उसके पूरी व्याख्यान के साथ आपका सेट कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग इसे अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।